नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात केंद्र सरकार के ऑक्सीजन की कमी वाले बयान की। तो केंद्र सरकार के ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी राज्य ने नहीं कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। इस मामले पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि केंद्र के लिए हमेशा ये बहाना है कि जो अच्छा हो वो अपना और जो बुरा हो उसे राज्यों पर डाल दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि किसकी मौत हुई है, कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। दुर्भाग्यजनक बात है, जब लोकसभा में प्रश्न आते हैं तो हर राज्य से जानकारी मांगी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहा गया कि कोई भी हॉस्पिटल यदि ऑक्सीजन की कमी यदि अपने यहाँ बोर्ड भी टांग दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो कौन टांगेगा? और पूरा देश जानता है कि दिल्ली में क्या हुआ, लोग तड़प तड़प के कैसे लोगों ने जान दी। एक महिला अपने पति किस प्रकार से मुंह में ऑक्सीजन देने की कोशिश की। क्या जानकारियां थी, क्या सोर्स थे जानकारी के, ये वही बता पाएंगे। जो मैंने हल्का सा एक जगह ट्वीट देखा था, उनका ये कहना था राज्यों से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे हमने ये बयान दिया है। ये कम से कम उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, वरना लगता था कि सभी चीज़ पे कब्जा होना है। तो अच्छा सब उधर और जो कमजोर है वो सब राज्यों का। चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा है कि कोई जबरिया धर्मांतरण कराएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे घोटुल हो या देवगुड़ी, उसके लिए सरकार काम कर रही है। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के प्रदर्शनों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के नेता पहले अपना घर बचा लें। उन्होंने कहा कि भाजपा को पूर्व मुख्यमंत्री पर भी विश्वास नहीं है। भाजपा आलाकमान रमन सिंह को हाशिए पर डाल दिया है। वहीं लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि लेमरू 1995 वर्ग किलोमीटर को लेकर कल कैबिनेट में फैसला हुआ है। सभी लोगों की इच्छा के अनुसार ये फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ने किसान मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, ना तो खाद दे पा रही है और ना ही किसानों को फसलों का लागत मूल्य दे पा रही है। ये तो पूरे देश को जानने का हक है। देखिए, जहां तक के धर्मांतरण की बात है, धर्मांतरण में मध्य प्रदेश के समय से ही उसके लिए कानून बने हुए हैं। कोई जबरिया धर्मांतरण कराएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि एक भी प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जानकारी दे, 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे थे, 4 चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा गया और अब वो कह रही हैं कि उसके बिना नेतृत्व के चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब रमन सिंह जी को हाशिए में डाल दिया। एक तरफ हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सोनेवाल जी जैसे केंद्र में मंत्री बने, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री, तो रमन सिंह को भी मौका मिलेगा, वहां नहीं मिला। और जहां तक लेमरू की बात है, 1995 वर्ग किलोमीटर जो है उसके लिए कल कैबिनेट में फैसला हुआ है और जो सब लोगों की इच्छा के अनुरूप हुआ है। और धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार जारी है। सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण की शिकायत मिलने के बावजूद केस नहीं दर्ज किए जा रहे हैं। अकेले बस्तर में ही 20 से ज्यादा प्रदर्शन हो चुके हैं। आखिर क्यों सुकमा के एसपी को इस मामले में पत्र लिखना पड़ा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा है कि कोई जबरिया धर्मांतरण कराएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इस बात को लेकर के यहाँ के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री ने खुद पत्र लिखा है कि उसकी जांच होनी चाहिए। वास्तविक में पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से धर्मांतरण का मामला चल रहा है, इसके पीछे जो छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति है, सभ्यता है, कहीं न कहीं उसको खंडित करने का प्रयास हो रहा है। जरा मैं तो मुख्यमंत्री और इस सरकार से ही पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अभी कितनी घटनाओं की रिपोर्ट हुई है।
धर्मांतरण के मामलों को लेकर जुर्म दर्ज नहीं किया जा रहा है। 20 से ज्यादा प्रदर्शन तो सिर्फ बस्तर में हो चुके हैं। धर्मांतरण में मध्यप्रदेश के समय से ही उसके लिए कानून बने हुए हैं। कोई जबरिया धर्मांतरण कराएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि एक भी प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे, तो जानकारी दें। और छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई है। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और मंत्री उमेश पटेल भी शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि 47,994 टन मोटा धान 1,350 रुपए से ऊपर दाम पर और 11,789 क्विंटल पतला धान 1,400 रुपए से ऊपर दाम पर बेचा जाएगा। और इसी तरह खरीदी केंद्रों में धान के लॉट की साइज कम करने को लेकर भी निर्णय लिया गया है, ताकि छोटे राइस मिलर्स की नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकें। बैठक के बाद खाद्य मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन धान नान को चावल बनाने के लिए दिया है। अतिशेष 10 लाख मीट्रिक टन धान में अभी तक 8.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की नीलामी हो चुकी है। बाकी धान की नीलामी भी जल्द हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले माह धान खरीदी को लेकर भी रणनीति बनेगी, जिस पर अंतिम फैसला कैबिनेट लेगी। 20,79,000 अतिरिक्त धान हमारे छत्तीसगढ़ में शेष थे, उसके निराकरण के लिए 2 ऑप्शंस हमारे पास थे। एक तो ऑक्शन करके उसको सीधे नीलाम किया जाए और दूसरा नागरिक आपूर्ति निगम के कोटे को बढ़ाया जाए। और इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संगठन ने नई नियुक्तियां इसमें जल्द होने वाली है। मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नई नियुक्तियों को लेकर चर्चा की है। बताया जाता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव जैसे अन्य पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। इन्हीं सचिवों को विधानसभावार प्रभार देने की भी चर्चा है। संगठन में होने वाली नई नियुक्ति में युवाओं और महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जा रहा है। इस नियुक्ति में सभी जिलों और जाति वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा। मोहन मरकाम ने राहुल गांधी को अपने कार्यकाल के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज के बारे में विस्तार से बताया। वहीं 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन की तैयारियों की भी जानकारी दी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से कल दिल्ली में सौजन्य भेंट हुई थी। 1.5 सालों बाद इस कोरोना काल के बाद मुलाकात हुई थी और मैंने अपने कार्यकाल के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड हमने सौंपे और आने वाला 2023 और 2024 की चुनाव की तैयारी के लिए हमने क्या तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बताया। और बीते कुछ दिनों से लगातार नक्सल गतिविधियों को लेकर ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये हमले नक्सलियों की बौखलाहट है। नक्सल मामले पर गृह मंत्री ने कहा है कि हम चाहते हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के जरिए समाधान तलाशा जाए। बातचीत का रास्ता हमारी तरफ से कभी बंद नहीं हुआ। कैबिनेट की बैठक में भी इसी बात पर चर्चा हुई है कि हाथों में हल थमाकर हथियार छुड़ाया जाए। वहीं नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में अगवा किए गए 7 ग्रामीणों को रिहा कर दिया है। सर्व आदिवासी समाज लगातार नक्सलियों से रिहाई की अपील कर रहा था। कई दौर की बातचीत के बाद रिहा ग्रामीण सकुशल घर लौट आए हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि ग्रामीणों को रिहा कर दिया गया है। कहा गया कि आप लोग उसके लिए जाओ और रिहाई के जो है उनका प्रयास करो। तो अध्यक्षों के द्वारा और मीडिया या प्रेस में बात आई, उसके बाद फिर बढ़ते दबाव को देख के रिहा कर दिया गया है। और कुछ गांव वाले गए थे तो नहीं हुआ था, फिर और बाकी गांव वालों को भी गए थे, तो सभी गांव वाले और युवक सकुशल वापस लौट आए हैं। और रायपुर जिला अस्पताल में बीती रात हुई बच्चों की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है। अस्पताल प्रबंधन ने 7 बच्चों की मौत की खबर को खारिज करते हुए केवल 2 बच्चों की मौत की ही बात कही है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि बच्चों की हालत पहले से ही खराब थी। मृत्यु की जो संख्या बताई जा रही है वो भ्रामक है। गरियाबंद से किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। दूसरी ओर NICU में भर्ती प्रसूताओं के परिजनों ने 7 बच्चों की मौत का आरोप लगाया था। वहीं कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण करके परिजनों से बातचीत की। इस मामले में जांच करवाने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
7 बच्चों की मौत नहीं हुई है, ये निश्चित रूप से एक भ्रामक जानकारी है। मात्र 2 मृत्यु हुई है, जिनमें से एक जो डेथ हुई थी, जो हंगामा जिनके कारण से हुआ था। गरियाबंद से जो बच्चा आया उसकी मृत्यु नहीं हुई है, जबकि उस बच्चे को तो हमने एक बहुत ही महंगी दवाई 10,000 रुपए का सर्फेक्टेंट दे के उसको बचा लिया है। जो बॉर्न यूनिट है उसको देखा, वहाँ जो डॉक्टर महोदय उनसे भी चर्चा की। 2 बच्चों का हताहत होना तो ऑब्वियसली गंभीर है, हम उसमें पता भी कर रहे हैं कि कारण क्या है। यदि राजधानी में इस प्रकार की घटना हो तो पूरे प्रदेश में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हमारे अस्पतालों की होगी। मुझे लगता है कि इस पे गंभीरता से लेने के बाद में न केवल गंभीरता से लेना है, बल्कि इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए उस दोषी के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई हो। और रायपुर जिला अस्पताल में बीती रात हुई बच्चों की मौत और परिजनों के हंगामे के बाद भी अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना से सबक नहीं लिया। अंबेडकर अस्पताल में भी भारी अव्यवस्था है। वार्ड में जगह ना होने से परिजन बच्चों को लेकर जमीन पर सोने को मजबूर हैं। इनमें कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनका जन्म हुए 24 घंटे ही हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के बीच ऑपरेशन से पैदा हुए इन बच्चों को लेकर परिजन उमस भरे मौसम में जमीन और बेंच पर सोने को मजबूर हैं। IBC 24 ने मंगलवार को ही यहां की व्यवस्था की पोल खोली थी, जिसके बाद आज कलेक्टर सौरभ कुमार ने अस्पताल का दौरा किया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कलेक्टर के दौरे के बाद भी यहां हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूबॉर्न यूनिट है उसको देखा, वहाँ जो डॉक्टर महोदय उनसे भी चर्चा की। तो ऑक्सीजन कोई समस्या नहीं है। हमको ये ध्यान में रखना है कि ये चूंकि ये SNCU है और तो इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ पे समस्या रहती है इस तरह की। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक ने 3 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक बच्ची के घर के पास ही रहता था। 2 दिन पहले बच्ची मोहल्ले में खेल रही थी। इसी दौरान शिक्षक ने बच्ची को घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। देर शाम जब बच्ची के परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षक धर्मजयगढ़ के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है। नौतरापारा का ही एक कुसुलाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर जो पढ़ाता है, विश्व प्रताप मुर्मू, जो है बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, तो उसी को हिरासत में लेके उसको आज न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। अंबिकापुर में मानवता और रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में 12 साल की लड़की के साथ रेप किया गया। हैरानी और चौंकाने वाली बात यह है कि ये बलात्कार किसी और ने नहीं बल्कि नाबालिग बेटी के ही बड़े पिता और खुद के पिता ने किया है। 8 महीने पहले बड़े पिता ने भतीजी के साथ रेप किया। फिर बीते दिनों पिता ने भी बेटी को सुनसान जगह ले जाकर रेप किया। पीड़िता के बताने पर मां ने अपने मायके वालों की मदद से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया है। गांधीनगर में सूचना प्राप्त हुई कि 12 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पिता एवं उसके बड़े पिताजी ने दुष्कर्म किया। इस संबंध में अपराध दर्ज करके आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू होने के साथ ही सवालों के घेरे में आ गई है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक बिना ड्राइंग डिजाइन के रिवर फ्रंट का काम शुरू करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल प्रोजेक्ट के ड्राइंग डिजाइन की लेकर एक मांगी गई जानकारी में स्मार्ट सिटी ने जवाब दिया है कि प्रोजेक्ट का ड्राइंग डिजाइन अभी तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने स्मार्ट सिटी पर अधूरी और गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया। मामले में आगे अपील करने की भी बात कही है। दरअसल अरपा तट संवर्धन, उत्थान और सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 93 करोड़ 70 लाख की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। पूरे मामले पर अब विपक्ष स्मार्ट सिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। ये विगत 1 वर्षों से काम प्रारंभ किए हैं और 250-300 झुग्गी झोपड़ी जिसमें गरीब रहते थे, कोविड काल में उनको घर से बेघर करके उनके मकानों को तोड़ा गया है, उनका सही विस्थापन नहीं किया गया है। 15 साल से सत्ता में रहे हैं, सपने दिखा के उस सपने को साकार हम लोग कर रहे हैं, उस सपने को सच हम लोग कर रहे हैं। उस सपने को सच करने के काम कांग्रेस की पार्टी और हमारे भूपेश बघेल कर रहे हैं। विपक्ष के लोग तो अभी जा गए ना, ये कोरोना में कहाँ थे। महासमुंद जिला ओडिशा के कई जिलों में घिरे होने के कारण अवैध गांजे की तस्करी का ये मुख्य मार्ग बन गया है। तस्कर नए नए तरीके से गांजे की तस्करी की कोशिश कर रहे हैं। कभी पानी की टंकी के अंदर, तो कभी गाड़ी के चैम्बर में, तो कभी
फल सब्जी के बीच छिपाकर तस्करी कर रहे हैं। आरोपी इस बार पिकअप में नारियल रस्सी के बंडलों के अंदर छिपाकर 7 क्विंटल गांजा ले जा रहे थे, जिसे बागबहरा पुलिस ने पिथौरा चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा है। गांजे की कुल कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी छोटेलाल और रविंद्र तिवारी दोनों बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गांजे को लेकर दोनों बिहार उसे ले जा रहे थे। करीब 700 केजी गांजा अपने पिकअप में लोड करवाए थे और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और धारा 20B NDPS एक्ट के अंतर्गत मामला कायम किया गया है और दोनों को भी न्यायालय पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।